So hello everyone, welcome to Ed Forum. As we know that I have started a new chapter, RAC, Refrigeration and Air Conditioning, and we were discussing VCRS, that is Vapor Compression Refrigeration System, है ना। तो हमने दो क्वेश्चंस किए थे और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी, है ना। तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन दैट टॉपिक ओनली। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये भी VCRS का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे और क्वेश्चन में देख रहे हो ना, दिस इज योर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में ये बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। तो वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। और साथ में चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे कि कैसे करना है ना पेपर के अंदर। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन फिर से बोला गया है, ए सिंपल R134A हीट पंप, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, मैंने बोला था कि डायग्राम बनाने के लिए, TH डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन में क्या लिखा है स्टेट, और स्पेशली पॉइंट 1 और पॉइंट 3, डेट इज पॉइंट 1 का क्या था, एंट्री टू द कंप्रेसर, एंड पॉइंट 3 जो था वो क्या था, एंट्री टू द थ्रॉटलिंग डिवाइस, और बोल सकते हो एग्जिट टू द कंडेंसर, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा गया सिंपल। तो सिंपल का मैंने बताया था कि पॉइंट 1 और पॉइंट 3 जो होंगे वो होंगे सैचुरेटेड। एक होगा सैचुरेटेड वेपर लाइन पे और दूसरा होगा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, ठीक है। तो सिंपल, अभी तक कुछ नहीं बोला, अभी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं और भी कुछ लिखा हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल R134A, है ना, ये क्या है, ये तुम्हारा रेफ्रिजरेंट है, दिस इज योर रेफ्रिजरेंट। अलग अलग यूज करते हैं ना, तो रेफ्रिजरेंट यूज जो करे उसका नेमिंग है ये, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये रेफ्रिजरेटर नहीं है, ये हीट पंप है। तो आप जानते हो कि अगर रेफ्रिजरेटर है तो अपना जो डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो कब होगा, वो इवापोरेटर वाला होगा। और अगर हीट पंप है तो अपना डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, वो कंडेंसर वाला होगा, ठीक है ना। कंडेंसर कहाँ होता है, हाइयर टेम्परेचर पे। रेफ्रिजरेटर कहाँ होता है, सॉरी इवापोरेटर कहाँ होता है, लोअर टेम्परेचर पे। तो ये हीट पंप बोला है, ठीक है ना, यहीं पे गलती होती है जल्दीबाजी में। तो ये हीट पंप बोला तो अपना जो डिजायर इफेक्ट होगा वो कंडेंसर से जो हीट बाहर आ रहा है वो होगा। फॉर ए स्पेस हीटिंग ऑपरेट्स बिटवीन ए टेम्परेचर लिमिट ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब 15 कहाँ होगा, ये आपका होगा इवापोरेटर, इवापोरेटर टेम्परेचर, और ये क्या होगा, ये होगा आपका कंडेंसर, है ना। कंडेंसर ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड इवापोरेटिंग ऑपरेटिंग टेम्परेचर। द हीट पंप रिक्वायर्ड टू बी, द हीट रिक्वायर्ड टू बी पंप्ड इज 100 मेगा जूल पर आवर, है ना। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ है ना, जूल पर आवर। तो देखो एक तरीके से क्या है, किलो वॉट में पर सेकेंड या आवर में दिया हो, तो इसका मतलब ये क्या दिया हो, ये आपका दिया हो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी RC। क्वेश्चन के अंदर आपको RC दे दिया गया 100 × 10⁻³ जैसे ये किए, ये किस में बन गया, किलो जूल, किलो जूल पर आवर। तो RC आपका दे दिया गया है ना। और ये हीट पंप है तो RC ये कहां से होगा, कंडेंसर के पास से होगा, ठीक है ना। RC दिया हुआ। तो बोलता है डिटरमाइन द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द इवापोरेटर, है ना। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है कि जब थ्रॉटलिंग डिवाइस से निकलकर रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर के अंदर जाएगा तो उस समय व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है। तो डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे। फिर क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, है ना, व्हाट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोलता है, द डिस्चार्ज टेम्परेचर एज्यूमिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर इज 0.8 किलो जूल पर केजी कैल्विन। तो आपका जो CP वेपर दिया हुआ है, CP वेपर दिस इज 0.8 किलो जूल पर केजी कैल्विन, है ना, CP वेपर। तो डिस्चार्ज टेम्परेचर पूछ रहा है, किसका डिस्चार्ज टेम्परेचर, जो कंप्रेसर का जो एग्जिट है, जो कंप्रेसर का जो एग्जिट है वहां पे जब फ्लूइड या रेफ्रिजरेंट जब बाहर आएगा, है ना, तो उस समय का टेम्परेचर क्या होगा। तो ये आपसे पूछा गया है और CB वेपर दे दिया गया। फिर ये क्या पूछा है, थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर, है ना, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा कंप्रेसर के अंदर। तो ये टॉपिक हमें थोड़ा नया है हमारे लिए, है ना। तो मैं इसी लेक्चर के अंदर ये जो कंप्रेसर हम लगाते हैं ना VCRS के अंदर जो कंप्रेसर लगाते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि गेट प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ चुका है ना। तो उसके भी क्वेश्चन देखेंगे इसी लेक्चर में, थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे।
तो ये पूछा है तो ये यहीं पे कर लेंगे ना, फिर आगे आप समझ जाओगे। और पूछा है फिर से क्या, पावर रिक्वायर्ड आपसे पूछा है, देख रहे हो ना, पावर रिक्वायर्ड पूछा, आरसी दे दिया गया, पावर रिक्वायर्ड पूछा, और लास्ट में क्या पूछा है, सीओपी ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द सीओपी ऑफ द सिस्टम। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो रेफ्रिजरेंट है, तुम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो R134A, इस रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी इस टेबल में दी गई है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन यूज करना है वो इस टेबल से उठाना है। देखो टेम्परेचर दिया 15 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया होना, इवापोरेटर टेम्परेचर एंड कंडेंसर, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर दिया हुआ, आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम HF, HG, SF, HG, ये डाटा दिया हुआ, और ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, ये रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी होगी, है ना, ये सब कुछ दिया हुआ, यही आपको यूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं ना, डायग्राम बनाते हैं। तो देखो डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। डायग्राम अपना कौन सा है, TH डायग्राम, है ना। डायग्राम हम कौन सा बना रहे हैं, TH डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेज एंट्रोपी डायग्राम, है ना। और देखो डोम शेप बनेगा। डोम शेप क्यों बनेगा, क्योंकि जानते हो कि एक स्टेट क्या होता है, वेट रीजन वाला भी होता है, तो डोम शेप बनाना ही होगा, ठीक है। और देखो कुछ नहीं बोला क्वेश्चन के अंदर कि स्टेट क्या है, और कुछ नहीं बोला और सिंपल लिख दिया, तो सिंपल लिख दिया मतलब हम अपने मन से क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम बना लेंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम बना लेंगे जिसमें आपका ये जो पॉइंट 1 था, ये कैसा था, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, ये क्या होता था यहाँ पे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, है ना। यहाँ पे कंडेंसर के अंदर एंट्री मारता था, और ये कौन सा लाइन, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, दिस इज ए कांस्टेंट प्रेशर लाइन, है ना, दिस इज ए कांस्टेंट प्रेशर लाइन। और यहाँ पे कंडेंसर होता है, देखो कंडेंसर का प्रेशर दे दिया गया है 1.219 बार, है ना, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। दिस इज 3, यहाँ पे एग्जिट करेगा कंडेंसर से, है ना। फिर आपने क्या लगाया, थ्रॉटलिंग, फिर ये 4 और फिर से ये 1, तो 1 और 3 कुछ नहीं बोला गया है, सिंपल बोला गया है, सिंपल VCRS। तो 1 और 3 कैसे होंगे, सैचुरेटेड स्टेट में होंगे, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है। ये जो आपका टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इस क्वेश्चन में दिया गया 50 डिग्री सेल्सियस, और ये जो टेम्परेचर है दिस इज 15 डिग्री सेल्सियस, है ना, दिस टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया कि ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द इवापोरेटर, तो इवापोरेटर पे एंट्री कहाँ पे हो रही है, दिस इज द पॉइंट 4 जहां पे इवापोरेटर पे एंट्री होती है, ये पॉइंट 4 है जहां पे इवापोरेटर पे एंट्री होती है, ये पॉइंट 4 है जहां पे इवापोरेटर पे एंट्री हो रही है। तो देख रहे हो ना, वेट रीजन के अंदर है, दिस इज योर वेट रीजन, ये आपका वेट रीजन है, ये जो बीच वाला है, तो ये वेट रीजन है, तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन तो होगा रेफ्रिजरेंट का, तो ये आपसे पूछा गया। तो देख लो, आप जानते हो कि जो सैचुरेटेड लिक्विड पे है, जो सैचुरेटेड लिक्विड पे उसको हम किससे डोनेट करते हैं, उसको हम F से डोनेट करते हैं, जो सैचुरेटेड वेपर पे उसको हम G से डोनेट करते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, ये आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखो, और ये कौन सा टेम्परेचर है, 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अब देखो आप जानते हो कि H4 को हम लिख सकते हैं, H4 कैन बी रिटेन एज H4 इक्वल्स टू HF प्लस X Hg माइनस HF। और ये लास्ट लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, ये फॉर्मूला सिर्फ वेट रीजन में आप लगा सकते हो, क्योंकि क्या है यहाँ पे, ड्राइनेस फ्रैक्शन, है ना, क्या है यहाँ पे, ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो देख लो H4, तो H4 तो आपको चाहिए, है ना। देखो आपको इस लोअर टेम्परेचर पे लिख रहे हो ना, ये 15 डिग्री सेल्सियस पे लिख रहे हो, ये 15 डिग्री सेल्सियस पे लिख रहे हो, तो 15 डिग्री सेल्सियस वाले टेबल में जाओ और HF की वैल्यू देखो, HF की वैल्यू देखो, HF की वैल्यू देखो कितना, 50.1, HF की वैल्यू देखो, ये कितना, 50.1। उसी टेबल में जाओ 15 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पे जाओ, Hg की वैल्यू देखो 193.8, ये आपका 193.8, और HF तो दिया हुआ 50.1। आपको निकालना क्या है, X, आपको निकालना क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन इज X, ये निकालना है, ये आपको निकालना है। अब देखो ये भी अननोन है H4, अब H4 कहां से आएगा, आप जानते हो कि ये जो लाइन है दिस इज
थ्रॉटलिंग के अंदर है ना, एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर है, और दिस लाइन इज ए आइसेंथाल्पिक प्रोसेस। 3 से 4 कैसा प्रोसेस होता है? आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि आवर H3 इज इक्वल्स टू H4, H3 इक्वल्स टू H4 फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये भी हमने देखा था। तो H3 क्या है? F है ना, लिक्विड। कहाँ पे? हाइयर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे। 50 डिग्री सेल्सियस में जाओ और HF की वैल्यू देखो कितना, 84.9, मतलब ये कितना दिया आपका, 84.9। सब कुछ है, x अननोन है, x यहाँ से निकालो, x को सॉल्व करोगे तो x आएगा 0.242, x आपको मिलेगा 0.242, है ना। तो ये आपका आ गया ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये आपका पहला आंसर हो गया। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ये आपका मिल गया ड्राइनेस फ्रैक्शन, है ना, ये आपका मिल गया ड्राइनेस फ्रैक्शन। सेकंड आपसे क्या पूछा था? सेकंड आपसे क्या पूछा था? व्हाट इज द मास फ्लो। सेकंड आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मास फ्लो रेट, व्हाट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। सेकंड आपसे पूछा गया व्हाट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। तो आप जानते हो कि मास फ्लो रेट के लिए हमने बोला था, डिस्कस किया था कि 3 चीजें की जरूरत पड़ सकती है। जब भी बोले मास फ्लो रेट तो 3 चीजें के पीछे जाओ, है ना, या तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, या पावर इनपुट, या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आरसी तो पहले से दे रखा है ना, आरसी तो पहले से दे रखा है आपको, आरसी दे रखा है, आरसी इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 360 करोगे तो ये किस में मिल जाएगा? किलो जूल पर सेकेंड, या इसको बोल सकते हो किलो वॉट में। आरसी, और आरसी को हम क्या लिख सकते हैं? एम डॉट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये लिख सकते हैं ना, एम डॉट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये आपका क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा एम डॉट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? क्या? अब देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपना ये नहीं है, H1 माइनस H4 नहीं है, क्योंकि ये हीट पंप है। मैं बोल रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ये हीट पंप है, ये हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, ठंडा करने के लिए यूज नहीं किया जा रहा। दिस इज ए हीट पंप। तो हीट पंप में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? ये एंट्री होता कंडेंसर में और ये एग्जिट होता कंडेंसर में, तो क्या होगा? दोनों इंथाल्पी का डिफरेंस, ये कितना होगा? H2 माइनस H3। आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पता है, H2 की वैल्यू पुट करो, H3 की वैल्यू पुट करो। तो देखो H3 तो कहाँ पे है? 50 डिग्री सेल्सियस लिक्विड, 50 डिग्री सेल्सियस पे जाओ, और लिक्विड कौन है? HF पे जाओ 84.9, दिस इज योर 84.9। H3 जो है अपना 84.9 किलो जूल पर केजी है। लेकिन H2 देखो, H2 अननोन है। H2 क्या है? H2 इज योर अननोन क्वांटिटी। अब H2 को कैसे निकालेंगे? अब देखो इससे, देखो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 0.2 इस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं 0.2 करने से क्या फायदा होगा कि जैसे ही आप 2 को मानोगे तो 2 क्या होगा? G, है ना, G, और इसकी वैल्यू दी गई है 50 डिग्री सेल्सियस पे Hg की वैल्यू दी गई है 206.5 किलो जूल पर केजी। और आप जानते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है H2 और H2 में एक रिलेशन होता है, ये सुपर हीटेड रीजन है ना, तो इन दोनों में भी एक रिलेशन है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? हम लिख सकते हैं, एक रिलेशन लिख सकते हैं कि H2 इक्वल्स टू H2 प्लस Cp ऑफ वेपर T2 माइनस T2। ये रिलेशन लिखा जा सकता है फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस फॉर द सुपर हीटेड रीजन, है ना। इंथाल्पी एंट्रोपी के अपनी फॉर्मूले होते हैं सारे रीजन में, जैसे सबकूल्ड, वेट और सुपर हीटेड, तीनों रीजन का अपना अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सुपर हीटेड रीजन में आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो H2 इक्वल्स टू H2 प्लस Cp वेपर T2 माइनस T2। देखो Cp वेपर इसलिए दिया गया था, Cp वेपर इक्वल्स टू 0.8 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो Cp वेपर तो आपको पता है, H2 भी आपको पता है, यहाँ से 206.5 H2 भी पता है, T2 भी पता है, केल्विन में कन्वर्ट करके आप पुट कर दो, है ना। लेकिन T2 नहीं पता है ना, T2 नहीं पता। जब तक T2 नहीं पता आप H2 नहीं निकाल पाओगे, जब तक T2 नहीं पता आप H2 नहीं निकाल पाओगे। तो देखो यहाँ पे आपको H2 पता है, H2 कहाँ है? 206.5, Cp वेपर भी पता है 0.8, आपका ये पता है 273 प्लस 50 पुट कर दो केल्विन में, है ना। तो आपको H2 निकालना है इसके लिए, लेकिन T2 नहीं पता। और T2 क्या है? T2 टेम्परेचर, इट इज द एग्जिट टेम्परेचर टू कंप्रेसर, दिस इज द एग्जिट टेम्परेचर टू कंप्रेसर, और इसकी बोल सकते हो डिस्चार्ज टेम्परेचर। ये भी पूछा गया, देखो
थर्ड में देखो ये भी पूछा आपसे कि व्हाट इज द डिस्चार्ज टेम्परेचर, ये भी पूछा गया। तो ऐसा करते हैं ना कि आपको तो पहले T2 भी निकालना होगा, जब तक T2 नहीं निकालोगे आपका H2 नहीं निकलेगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम T2 निकाल लेते हैं, T2 को फिर यहाँ पुट कर देंगे। तो T2 निकालने के लिए कहाँ जाओगे, आप देख रहे हो ना 1 से 2 लाइन, 1 से 2 लाइन कैसा लाइन है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस, वर्टिकल लाइन ऑन एंट्रोपी एक्सिस। मतलब ये कैसा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब हम ये लिख सकते हैं H2 इक्वल्स टू S1, हम ये लिख सकते हैं H2 इक्वल्स टू S1, हम ये लिख सकते हैं H2 इक्वल्स टू S1। तो देखो यहां से लिख सकते हैं क्या, H2 इक्वल्स टू S1। ये प्रोसेस ही ऐसा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन इनसाइड द कंप्रेसर। तो ये कैसा है, H2 इक्वल्स टू S1। अब देखो S1 कैसा है, SG एट 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस पे पास जाओ और SG की वैल्यू देखो ये दी गई है 0.6902 किलो जूल पर केजी कैल्विन। तो H2 तो पता है, S1 तो पता, अब H2 नहीं पता, H2 नहीं पता तो देखते हैं H2 कैसे मिलेगा। फिर से H2 को क्या लिख सकते हैं, H2 डैश और H2 के टर्म में लिख सकते हैं H2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, H2 को लिख सकते हैं, देखो H2 को मैं लिख रहा हूँ H2 डैश प्लस CP वेपर ln T2 बाई T2 डैश, ये आपका H2 हो गया है ना। जैसे ये रिलेशन है H2 और H2 डैश में, वैसे ही रिलेशन है H2 और H2 डैश में, इक्वल्स टू S1, इक्वल्स टू S1। तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर दो। H2 डैश देखो कहाँ पे, हाइयर टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे 0.6797, ये आपका है 0.6797, ये पता आपको 0.8, T2 डैश पता है कितना 273 प्लस 50, ये देखो S1 कहाँ था, लोअर टेम्परेचर पे किसकी वैल्यू, G की वैल्यू, लोअर टेम्परेचर पे G की वैल्यू, 15 डिग्री सेल्सियस पे आओ, G की वैल्यू 0.6902, देखो सिर्फ अननोन क्या बचा, T2, सिर्फ अननोन क्या बचा T2। तो यहाँ से क्या करो, इसको सॉल्व करो और यहाँ से T2 की वैल्यू निकालो। जैसे इसे सॉल्व करोगे आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी और T2 की वैल्यू मिलेगी 327.62 कैल्विन, 327.62 कैल्विन। और ये आंसर है आपका थर्ड पार्ट का, डिस्चार्ज टेम्परेचर एट द एग्जिट, ये आपका आंसर भी मिल गया थर्ड पार्ट का 327.62 कैल्विन, ये आपका आंसर मिल गया थर्ड पार्ट का भी। और साथ ही में आप जैसे यहाँ पे पुट करोगे, ये अननोन था यहाँ पे, देखो सेकंड पार्ट में फिर से आ रहा है, ये T2 आपका अननोन था, इसको पुट करो 327.62 कैल्विन। जैसे पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा H2, आपको यहाँ से H2 मिल जाएगा। और जैसी वैल्यू पुट करोगे H2 की वैल्यू मिलेगी 209.908 किलो जूल पर केजी। आपको क्या मिल जाएगा, H2, आपको मिल जाएगा H2। जैसे ही H2 मिला, इस H2 को उठाओ और यहाँ पुट कर दो, H2 को उठाओ यहाँ पुट करो और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। जैसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो आपको m डैश की वैल्यू मिल जाएगी, ये मिलेगी 0.222 kg पर सेकेंड, 0.222 kg पर सेकेंड। तो आपका क्या क्या मिल गया, आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल गया, आपका मास फ्लो रेट मिल गया, और आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर मिल गया। तो देख रहे हो ना, बस फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। लेकिन फॉर्मूले आपको बेसिक से पते होने चाहिए, बेसिक थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूले पते होने चाहिए, खास करके प्योर सब्सटेंस। जब तक प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के फॉर्मूले आपको अच्छे से नहीं याद है, आपका ये VCRS वाला पार्ट और पावर प्लांट जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये टेबल दिए जाएंगे, आपको ये सारे फॉर्मूले जो बेसिक्स फॉर्मूले वो लिखने होंगे और वो वहीं से आएगा, बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही आएगा। तो ये फॉर्मूले आपको लिखने होंगे, एक बार इसे लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। तो देखो फोर्थ कंप्रेसर वाला पार्ट है, तो मैं अभी क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, समझेंगे उसे इसी लेक्चर में, है ना। फोर्थ आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द
पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, थियोरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है ना, व्हाट इज द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। अब देखो थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आप ऐसा मान लो कि कंप्रेसर की एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं पूछा है, तो अपने मन से मान लेते, थ्योरेटिकल बोला भी है तो अपने मन से ये मानते हैं कि दिस इज योर 100%, द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इज 100% बिकॉज नथिंग इज सेड अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और ये भी लिखा गया क्वेश्चन के अंदर थ्योरेटिकल, तो इसको अपने मन से 100% मानेंगे। और आईसी इंजन में जैसे आपने देखा था कि ये क्या होता था, एक्चुअल वॉल्यूम एंटरिंग अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम एंट्री अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट किसमें, वी डॉट लिख रहा हूँ, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये भी मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो 100% 1। अब देखो वी ए ये पूछा गया आपसे, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ये पूछा गया, तो वी ए की वैल्यू आपको पुट करनी होगी, है ना, वी ए की वैल्यू पुट करनी होगी। और वी ए क्या है, ये वी ए बताता है कि द एक्चुअल वॉल्यूम एंट्री इनटू द कंप्रेसर, तो कंप्रेसर पे एंट्री कहाँ हो रहा है, एट पॉइंट 1, कंप्रेसर पे एंट्री कहाँ हो रहा है, एट पॉइंट 1, तो पॉइंट 1 पे आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। और देख लो कंप्रेसर कहाँ पे, 15 डिग्री सेल्सियस, पॉइंट 1, देखो 15 डिग्री सेल्सियस वाले टेबल में जाओ, और पॉइंट 1 कैसा स्टेट, जी है ना, सैचुरेटेड वेपर जी, देखो जी की वैल्यू दी गई है, वीजी की वैल्यू दी गई कितने, 0.0358 मीटर क्यूब पर केजी, तो इसका मतलब ये दिया हुआ 0.0358 और ये दिया गया आपका किसमें, मीटर क्यूब पर केजी। तो देखो यूनिट तो आपने लिखा था मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसमें क्या करो, इसमें मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई कर दो जो आपने निकाला था 0.222 केजी पर सेकेंड, देख लो केजी कैंसिल, मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ गया, और यहाँ पुट कर दो वीएस, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये आपका मिलेगा 7.95 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वाला पार्ट अभी समझेंगे थोड़ा सा, है ना, कंप्रेसर में क्वेश्चन आया हुआ है तो ये बस समझ लो। और ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ये आईसी इंजन के अंदर ही देखा था, आईसी इंजन के लेक्चर में ही हमने ये डिस्कस किया था, है ना, अलग से डिस्कस भी किया था कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है ना, बस वही करना, यूनिट पे ध्यान रखना बस। और ये आपसे पूछा थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट दिस मच मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आ गया। फोर्थ क्या पूछा आपसे, फोर्थ पूछा द थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर या ड्राइव द सिस्टम, है ना, व्हाट इज द पावर, पावर पूछा मतलब आप समझ रहे हो ना कि यूनिट किस में पूछा होगा, यूनिट पूछा होगा किस में, किलोवाट में, यूनिट पूछा हुआ है किस में, किलोवाट में, तो देख लो थर्ड, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पावर। अब जानते हो कि पावर इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, पावर इक्वल्स टू किलोवाट पूछा, पावर मतलब इसमें क्या आएगा, मास फ्लो रेट आएगा इनटू वर्क इनपुट, वर्क इनपुट क्या था H2 माइनस H1, ये क्या पुट करोगे H2 माइनस H1, आपने H2 निकाला था, आपने H2 सॉल्व करके निकाला था क्या 209.908 और H1 पहले से दिया हुआ है ना, H1 तो G है ना, लोअर टेम्परेचर में G के पास जाओ 193.8, ये दिया गया 193.8, मास फ्लो रेट आपने अभी निकाला है 0.222 kg पर सेकेंड, इनको सॉल्व करो आपको मिल जाएगा कि द पावर रिक्वायर्ड इन किलोवाट टू ड्राइव द सिस्टम, और ये मिलेगा 3.575 किलोवाट, 3.575 किलोवाट, है ना, आसान है, ये सब डिस्कस किया, फॉर्मूले मैंने बताए थे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से निकाल के मैंने फॉर्मूले बताए थे, ये फॉर्मूले कैसे लिखने। और लास्ट पूछा है व्हाट इज द सीओपी ऑफ द सिस्टम, है ना, सबसे मेन चीज सबसे लास्ट में पूछा, तो सीओपी देख लो क्या लिख सकते हो, आरसी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी देखो दिया हुआ 100 मेगा 10⁻³ की किलो में हो गया अपॉन 3600 की है किस में हो गया, किलो जूल पर सेकेंड इंटू पावर आपको मिला 3.575 किलोवाट में ना, यहाँ से सॉल्व करो, सीओपी आपको मिल जाएगा 7.76, आपका सीओपी मिल जाएगा
76 किलोवाट, है ना। तो सारे आंसर आपको मिल गए। 6 पार्ट था लेकिन सारे आसान थे, है ना, सारे आसान थे। थोड़ा सा बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आपको VCRS को कंबाइन करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2016, है ना, गेट 16 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो तो क्वेश्चन जैसा दिया गया था ना, क्वेश्चन ये ग्राफ TS ग्राफ बनाया हुआ था क्वेश्चन में, और दुनिया भर की बातें लिखी गई थी, बहुत सारी बातें लिखी गई थी, है ना। उन बातों को पढ़ के यही लगेगा कि बस उन बातों में जो स्टेटमेंट जो दिया गया था क्वेश्चन के अंदर वो यही दिया गया था ना, 1, 2 और 3 इंफॉर्मेशन, तीसरा इंफॉर्मेशन आपको निकालना है, ठीक है ना। और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इस पे डाउट पूछते हैं, है ना, कि इसमें क्या जूम करना है, कुछ एजम्पशन लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक TS डायग्राम दिया गया है, ठीक है। दिस इज द लोअर टेम्परेचर, आप जानते हो इवापोरेटर टेम्परेचर 260 केल्विन और ये 310 केल्विन, है ना। हाइयर टेम्परेचर कंडेंसर के अंदर 310 केल्विन, और ये जो 0.2 से 0.3 कंडेंसर के अंदर जो लैटेंट हीट की वैल्यू दी गई है HFG, ये दी गई है 1054 किलो जूल पर केजी, एंड द सी लिक्विड स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इज गिवन एट 4.8 किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू डिफरेंस बिटवीन H1 माइनस H0। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन H1 इंथाल्पी वैल्यू एट 0.1 एंड इंथाल्पी वैल्यू एट 0.0, है ना। यही आपको निकालना, और बहुत सारी बातें लिखी गई है, तो आप क्वेश्चन जाके देख लेना, 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या डाउट क्या आता ना, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन देख रहे होगे ना, इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे और उससे पहले लेक्चर्स में, है ना, 2 क्वेश्चन किए थे, तो उसमें क्या था ना, टेबल दिया गया था और डिफरेंट पॉइंट पे आपकी इंथाल्पी की वैल्यू दी गई, एटलीस्ट सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर की इंथाल्पी आपको उस टेबल में दी गई है, that shows the property of the refrigerant at that particular temperature and pressure. But in this question no information is given, only it is given that C liquid and HFG at higher temperature, है ना, ये दिया गया है। तो लोगों को लगता है कि इंफॉर्मेशन सफिशियंट नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कभी कभी क्वेश्चन के अंदर लगता है कि द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। तो क्वेश्चन को देखते हैं, और ये पूछा गया है सिर्फ H1 माइनस H0, हम यहाँ पे COP भी निकाल देंगे इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, कि अगर सपोज करो अगली बार ऐसा क्वेश्चन आगे आपसे पूछ दिया कि फाइंड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, फाइंड द पावर इनपुट, फाइंड द COP, तो वो कब कैसे निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो H1 माइनस H0 दिया और कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ ये हाइयर टेम्परेचर पे लैटेंट हीट की वैल्यू दी गई है, तो ये कैसे निकालेंगे H1 माइनस H0। तो देखो आपसे पूछा गया है H1 माइनस H0, देखो हमें सिर्फ ये पता है ना, हमें सिर्फ ये पता है, आप प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस या नॉर्मल भी जानते हो कि बेसिक, है ना, बहुत ही बेसिक मैं लिख रहा हूं कि आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DS डेल एस एंट्रोपी, तो आप सिंपल से बोलते हो कि इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ dQ बाई T एट दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर, है ना। चेंज ऑफ एंट्रोपी इज dQ अपॉन T, है ना। और ये जो dQ है, ये क्या है, हीट, और इस हीट को आप लिखते हो लैटेंट हीट के फॉर्म में भी HFG, ये भी आप लिख सकते हो। मतलब एक फॉर्मूला प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस जो कि वेट रीजन के अंदर देखोगे, कहीं कहीं आपसे जब DS की वैल्यू पूछी गई है ना, डेल्टा एस की वैल्यू या DS की वैल्यू पूछी गई है, तो आप सीधा इसको लिख सकते हो HFG बाई T सैचुरेटेड, डेल्टा एस इक्वल्स टू HFG बाई T सैचुरेटेड। यही प्रॉपर्टी बार बार यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा। और तो बाकी फॉर्मूले यूज होंगे जो आपको पते हैं, सब कूल्ड के, वेट के और सुपर हीटेड के, वो यूज हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये वाला पार्ट भी यूज होगा क्योंकि HFG की वैल्यू दी गई है इसमें, ठीक है। तो देखो H1 माइनस H0 पूछा गया है, H1 दैट इज द कंप्रेसर इनलेट एंड H0 दैट इज द सैचुरेटेड लिक्विड एट लोअर टेम्परेचर। तो H1 माइनस H0 आपसे पूछा गया, तो आप इसे सिंपल से क्या लिख सकते हो, आप इसे सिंपल लिख सकते हो T लोअर इंटू T लोअर, देख लो HFG, है ना, ये HFG है,
दिस इज योर नथिंग बट HFG, H1 माइनस H0 इज HFG एट लोअर टेम्परेचर। जो वैल्यू दी गई है ये दी गई है हाइयर टेम्परेचर के लिए, लेकिन ये H1 माइनस H0 को आप लिख सकते हो HFG। तो HFG की वैल्यू क्या है, डेल्टा S इंटू टी सैचुरेटेड, टी लोअर है ना, आपने 260 को बोल दिया टी लोअर और आपने इसको बोल दिया टी हाइयर एंड टी लोअर, ठीक है। तो आप H1 माइनस H0 को क्या लिख सकते हो, डेल्टा S इंटू टी सैचुरेटेड, तो टी लोअर इंटू आप लिख सकते हो S1 माइनस S0, S1 माइनस S0 ये लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब देखो जैसे आप ये लिखोगे तो आप पूछोगे कि अभी भी आप सिर्फ, आपको क्या पता, आपको सिर्फ पता है टी लोअर डेट इज 260 केल्विन, S1 तो आपको नहीं पता, S0 भी नहीं पता, ठीक है, S1 भी नहीं पता तो S0 भी नहीं पता। अब देखो इस S1 और S0 को बाहर लेते हैं, है ना, इस S1 और S0 को बाहर लेते हैं, देखते हैं ये कैसे निकलेगा, ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं S1 माइनस S0, S1 माइनस S0 ये कैसे आएगा। देखो यहां जो S1 है, S1 अब आप जान रहे हो दिस इज ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, इट इज ए वर्टिकल लाइन, इट इज ए वर्टिकल लाइन ऑन एंट्रोपी एक्सिस, इट इज ए वर्टिकल लाइन ऑन एंट्रोपी एक्सिस, दैट मीन्स the entropy at point 1 and entropy at point 2 is constant, entropy at point 1 entropy at point 2 is equal, means you can replace this S1, you can replace this S1 with S2 and this is S0 और SO, है ना। इस S1 को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, S2 से, क्योंकि आप जानते हो दिस इज ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, वर्टिकल लाइन ऑन द एंट्रोपी एक्सिस, तो S1 को रिप्लेस कर दिया किससे, S2 से, ये कर दिया। अब देखो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप क्या लिख सकते हो, मैं ऐसा लिख रहा हूं S2 माइनस S0 और इसमें क्या कर दिया ना, S3 को ऐसे लिख दिया प्लस S3 माइनस S3, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम लिख सकते हैं प्लस S3 माइनस S3, ये 0.3 प्लस S3 माइनस S3, और इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं ऐसे S2 माइनस S3 प्लस S0 माइनस S3, ये लिख सकते हो आप S2 और ये होगा S3 माइनस S0, ये लिख सकते हो आप, है ना। एक S3 को, एक माइनस वाले S3 को S2 के साथ ले आओ और ये प्लस वाला S3 को S0 के साथ, ये लिख सकते हो, लिख सकते हो। देखो लिखने का फायदा क्या होगा ना, लिखने का फायदा क्या होगा, क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट है तो आपको ये करना ही होगा, है ना। ये याद करने वाली बात नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हो, आप धीरे से समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। जैसे आप S3 के फॉर्म में लिखोगे तो ये मिलेगा क्या, S2 माइनस S3, ये आपको मिल गया S2 माइनस S3, और आप जानते हो कि लैटेंट हीट, ये लैटेंट हीट आप लिख सकते हो, है ना, डेल्टा S इक्वल्स टू HFG बाई T, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, लैटेंट हीट के लिए लिख सकते हो। तो जैसे ही आपको S2 माइनस S3 मतलब डेल्टा S पता है तो आप लिख सकते हो HFG बाई T, और HFG की वैल्यू यहाँ पे दी गई है हाइयर टेम्परेचर पे, तो आप इसे लिख सकते हो HFG अपॉन T हाइयर, HFG अपॉन T हाइयर, ये लिख सकते हो। और प्लस S3 माइनस S0, देखो S3 माइनस S0, ये भी रिलेशन आप जानते हो, ये रिलेशन आप जानते हो ना कि अगर S0 लिखना तो आप लिख सकते हो S0, S3 अगर लिखना तो S3 को लिख सकते हो S0 प्लस CP वेपर ln T3 बाई T0, ये रिलेशन लिखते हैं हम, है ना, ये रिलेशन लिखते हैं। जैसे सुपर हीटेड के लिए लिखा था वैसे ही इस लाइन के लिए भी लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं ना S3 को S0 प्लस CP वेपर ln T3 बाई T0। तो आपको क्या चाहिए, S3 माइनस S0, यहाँ क्या पूछा है S3 माइनस S0, तो S3 माइनस S0 कैन बी रिप्लेस्ड विथ दिस वैल्यू, है ना, इससे रिप्लेस कर दो तो ये क्या हो जाएगा CP वेपर ln T3 बाई T0, लिख सकते हैं ना T3 बाई T0। ये T3 क्या है, T3 क्या है 310 केल्विन, ये T3 क्या है 310 केल्विन, है ना 310, और T0 क्या है, T0 क्या है 260 केल्विन, T0 क्या है 260 केल्विन। CP वेपर ऑफ लिक्विड, CP वेपर ऑफ लिक्विड, सिंस ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, लास्ट क्वेश्चन किया था सैचुरेटेड वेपर दिया था, क्यों, क्योंकि ये हमने सुपर हीटेड के लिए निकाला था 0.8 जो दिया था कंप्रेसर वाले वैल्यू में। यहाँ पर CP वेपर देखो, CP लिक्विड दिया 4.8, ये आपकी वैल्यू दी गई है 4.8 दी गई है। HFG, ये HFG ये भी दिया गया है कितना 1054, ये भी दिया गया 1054। T हाइयर कितना 310 केल्विन,
इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या देगा, H2 माइनस S1, ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा H2 माइनस S1 इज इक्वल टू S1 माइनस S0 एंड S1 माइनस S0 इंटू टी लोअर, मतलब ये आपको क्या मिल जाएगा, S1 माइनस S0 और टी लोअर इज 260 केल्विन। जब आप सारी वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें पुट करोगे और 260 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, H1 माइनस H0। आप इसे सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा H1 माइनस H0 और H1 माइनस H0 की वैल्यू 1103, तो आपको H1 माइनस H0 मिलेगा 260 इंटू S1 माइनस S0 और S1 माइनस S0 की वैल्यू यहाँ से आएगी तो ये मिलेगा 1103.44 किलो जूल पर केजी, ये आपको मिल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन सिंपल है, बस आप जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करो और बेसिक जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है उसके फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरीके से कर पाओगे, है ना। अब देखो सपोज करो यहाँ तक तो गेट ने पूछा था, है ना, ये आपको 2 मार्क्स मिल गए, है ना। सॉल्व करो, अगर आंसर देख लेना, है ना, आंसर देख लेना, आप आंसर एक बार चेक कर देना, है ना, बस प्रोसेस तो सेम ही है, आंसर चेक कर लेना। अब सपोज करो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे आगे, है ना, इस क्वेश्चन में आगे देखो और क्या क्या पूछ सकता है, इस क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या पूछ सकता है, देखते हैं एक बार। सपोज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि फाइंड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, अगर ये एक रेफ्रिजरेटर है, तो फाइंड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है, H1 माइनस H4, ये डिफरेंस इंथाल्पी का। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप क्या लिखोगे, रेफ्रिजरेशन अगर पूछा तो ये क्या लिखोगे, दिस इज नथिंग बट H1 माइनस H4, दिस इज नथिंग बट H1 माइनस H4। तो फिर से देखो H1 माइनस H4 तो आपको नहीं पता, आपको पता क्या है H1 माइनस H0, आपको पता क्या H1 माइनस H0। देखो H1 माइनस H4 को आप लिख सकते हो H1 माइनस H0, है ना, इसको लिख सकते हो ये पूरा माइनस दिस माइनस H1 माइनस H4 माइनस H0, ये लिख सकते हो, देख लो, है ना, या बोलो H0 को प्लस माइनस कर दिया, है ना, ये डिफरेंस लिखना है, H1 माइनस H4, तो ये पूरा में से आपने क्या किया, इसे माइनस कर दिया, है ना। तो H1 माइनस H0 माइनस H4 माइनस H0। देखो H1 माइनस H0 अभी आपने निकाला था, H1 माइनस H0 अभी आपने निकाला था जस्ट, है ना, क्या लिखा था TL S1 माइनस S0, अभी आपने निकाला था TL S1 माइनस S0। देखो H4 माइनस H0 ये निकालना है ना, अभी जो आपने निकाला था उसमें ये वैल्यू माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन किलो जूल पर केजी। अब देखो H4 माइनस H0 आपको लिखना है, तो H4 तो अभी भी नहीं पता है H4। अब जानते हैं कि ये देखो ये जो लाइन है, दिस लाइन के अंदर हम लिख सकते हैं H3 इक्वल्स टू H4, इस लाइन के अंदर हम लिख सकते हैं H3 इक्वल्स टू H4। तो इसको क्या लिखो, इसको तुमने लिख दिया H3 माइनस H0, H4 को तुमने रिप्लेस कर दिया किससे, H3 से। क्यों, आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है, वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर हो रहा है या थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर हो रहा है। अब देखो H3 माइनस H0, फिर से ये फॉर्मूला तो आप लिख सकते हो ना, H3 माइनस H0, ये क्या लिखते हो, ये आप लिखते हो Cp लिक्विड इंटू T3 माइनस T0। Cp लिक्विड क्वेश्चन में दिया गया है, T हाइयर दिया गया है, T लोअर दिया गया है, ये आपने पहले से निकाला है लास्ट क्वेश्चन के अंदर, है ना। बस ये कर दो, आपको मिल जाएगा क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, आपको मिल जाएगा क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी आप ऐसे निकालोगे। थर्ड आपसे क्या पूछता है, थर्ड आपसे इसी में पूछेगा कि व्हाट इज द वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट तो आप बेसिक जानते हो क्या, H2 माइनस H1, इट इज द डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी एट पॉइंट 2 एंड पॉइंट 1, ये आप जानते हो H2 माइनस H1, ठीक है। तो अभी भी कुछ नहीं पता, H2 माइनस H1 वैल्यू नहीं पता, H2 और H1 की वैल्यू नहीं पता, है ना, आपको हर एक पॉइंट की इंथैल्पी चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, H2 माइनस H1 और इसमें क्या किया, प्लस H3
और माइनस H3, ऐसे लिख दिया, सॉरी प्लस H3 और माइनस H3, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो इसको ऐसे लिख दो, H2 माइनस H3, है ना, लिख सकते हैं ना। इस H3 को यहाँ लेते आओ, माइनस 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 H2 माइनस H3 प्लस माइनस कर दिया आपने, H2 माइनस H3 माइनस H1, हाँ सॉरी H1 तो है ना, H1 माइनस H3, ये लिख दिया आपने, ठीक है ना, ये लिख दिया आपने। तो H2 माइनस H3, देखो H2 माइनस H3 ये तो HFG दिया हुआ था ना, ये तो HFG दिया गया था, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर H2 माइनस H3 ये गिवन है, ये गिवन है, दिस इज नथिंग बट HFG एट 310 केल्विन, ये तो दिया गया है। और H1 माइनस H3, H1 माइनस H3 देख लो, H1 माइनस H3, अब देखो H3 है, H3 को यहाँ क्या लिख दोगे, H4, ये क्या हो गया, H1 माइनस H4, है ना, H1 माइनस H4, क्योंकि आप जान दो ये बराबर है। और H1 माइनस H4 ये क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो अभी निकालो ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पुट करो, इसको HFG से माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क इनपुट। और जैसे आपको वर्क इनपुट मिलेगा तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द COP, तो COP आप जानते हो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑन वर्क इनपुट, आपका आंसर मिल जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है ना, गेट में पूछा गया था सिर्फ छोटी सी बात, और ये एक बहुत ही बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है, 2017 लेटेस्ट है ना, ESE 2017 ये क्वेश्चन है, और ये सब चीज़ें पूछी गई थी, है ना। तो कुछ नहीं, जब भी लगे डाटा कम है तो ऐसा नहीं होता, डाटा कम बहुत ही रेयर केस है गेट के क्वेश्चन में कि डाटा नहीं दिया गया, गलत दिया गया, है ना, वो सब बहुत ही कम होता है। तो सोचना है क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना, और बेसिक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब आगे कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।